सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में चैप्टर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है बच्चों, वो हमारे मैथ का एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस को निर्देशांकों यानी कोऑर्डिनेट्स की सहायता से हल करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने 9th क्लास में भी बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा शुरू से ही जानेंगे, यानी कि जीरो से ही इसकी शुरुआत करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है तो हम उन्हें शुरू से ही लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो ये वाली जो लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है यानी कि हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारी होती है बच्चों एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा होता है एक्स अक्ष। और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन आपको ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं बच्चों हम वाई अक्ष। ठीक है, एक हमारा हो गया एक्स अक्ष और दूसरा हो गया यहाँ पर बच्चों वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, जैसे यहाँ काट रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट। ये हमारा होता है बच्चों मूल बिंदु। और ये जो लाइनें होती हैं एक दूसरे को यानी कि समकोण पर ही काटती हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे अक्ष हैं एक्स और वाई जो एक्सिस हैं, ये हमारे प्लेन को यानी कि 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला भाग ये हो गया, इसे बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा हो गया जो दूसरा भाग है, ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये कहलाता है बच्चों तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है हमारा फोर्थ चतुर्थांश, यानी कि इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जो भी बिंदु हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा तो वो बच्चों दोनों ही जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे वो प्लस में होंगे, और जो सेकंड में होंगे तो उसके निर्देशांक होंगे माइनस और प्लस में। ठीक है, और जो थर्ड में होगा बच्चों तो वो होंगे आपके दोनों ही माइनस में होंगे, और फोर्थ वाले उसमें जो होंगे वो प्लस और माइनस के होंगे। ठीक है, प्लस और माइनस में होंगे फोर्थ वाले इसमें। ठीक है, अब जैसे किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों, ये बात समझिए। जैसे कोई बिंदु हमें P है, इसके निर्देशांक हमें 3,4 दिए हुए हैं। ठीक है, जो हमारा पहला जो बिंदु होता है वो होता है बच्चों x निर्देशांक। ठीक है, और जो दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है हमारा y निर्देशांक। ठीक है, तो जो x निर्देशांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भुज बोलते हैं, और जो y निर्देशांक होता है वो हमारा कहलाता है कोटि। ठीक है, x निर्देशांक हमेशा x अक्ष पर रहता है। ठीक है नहीं, जो हमारा x निर्देशांक होता है बच्चों वो हमेशा x पर रहता है, और जो हमारा y निर्देशांक होता है यानी कोटि जो होती है वो हमारी होती है y अक्ष पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, अब x पर जो भी बिंदु होगा पहला वाला होगा, और जो बाद वाला जो होता है y पर रहता है। ठीक है, अब x अक्ष पर दो तरह के बिंदु होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जो बिंदु इधर होंगे राइट साइड में तो वो बच्चों होंगे प्लस वाले। ठीक है नहीं, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीक़ा से जो भी होंगे। इधर जो बिंदु होंगे वो होंगे आपके माइनस यानी कि ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3 -4 और आगे तक ऐसे चलते रहेंगे। y पर जो बिंदु ऊपर की तरफ होंगे वो बच्चों होंगे प्लस वाले। ठीक है नहीं, वो कैसे होंगे, प्लस वाले धनात्मक। जो बिंदु नीचे आएंगे वो होंगे माइनस वाले। ठीक है नहीं, वो कैसे होंगे, माइनस वाले। x पर प्लस वाले इधर, माइनस वाले इधर होंगे, y पर प्लस वाले ऊपर और माइनस वाले नीचे होंगे। ठीक है नहीं, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो आगे और देखते हैं। तो यहाँ बच्चों एक बात और हमें समझनी है, यदि कोई भी बिंदु हमारा x अक्ष पर स्थित है, ठीक है नहीं, x अक्ष पर स्थित है, तो बच्चों उसकी जो कोटि होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। यानी कि उसके निर्देशांक जैसे a,0, यानी कि जो हमारी कोटि होगी वो हमेशा 0 होगी। जैसे आपको दिया है, सपोज ऐसे समझिए कि 3,0 दिया है। ठीक है नहीं,
अब 3x पर प्लस का है तो 1 2 3 यहाँ पे होगा। अब 0 ना तो ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, तो ये हो गया x अक्ष पर। ठीक है, अगर आपको दिया है कि -4, 0 तो 4 माइनस का है तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, और दूसरा 0 है तो कहीं नहीं जाएगा, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बिंदु बच्चों केवल x अक्ष पर होगा तो वहाँ पर आपकी कोटि 0 होगी। अगर जो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, y पर, उसका क्या होगा बच्चों, उसकी जो भुज होगा वो 0 होगी। ठीक है, 0, b। वो कैसे, जैसे 0, आपको 3 दिया हुआ है तो 0x पर, क्योंकि जो पहला निर्देशांक होता है x निर्देशांक, x पर हम ना इधर गए नहीं इधर गए, 0 यहीं रुक गए, और दूसरा है y तो वो चलेगा y पर, 1 2 3 तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 0, जो 3 होगा यहाँ पर होगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी बिंदु हमारा अगर x अक्ष पर है तो उसकी जो भुज होगा, मतलब कोटि जो होगी 0 होगी, और जो y पर है तो उसका आपको बच्चों भुज 0 होगा। ठीक है नहीं, क्योंकि इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, MCQ में, कि बिंदु हमें दिया हुआ है, जैसे कि कोई बिंदु दे दिया P 3, 4, ठीक है नहीं। अब हमसे पूछा गया है बच्चों कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए। अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछता है तो आपको जो y निर्देशांक है वो लिखना है। तो x अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, 4 मात्रक होगी। ठीक है नहीं, और हमसे पूछा जाए कि y अक्ष से दूरी बताइए। जब y अक्ष से दूरी पूछेगा तो हमें लिखना है x निर्देशांक। ठीक है नहीं, और दूरी बच्चों हमेशा आपको किस में रखनी है, दूरी हमेशा आपको धनात्मक लिखनी है। ठीक है नहीं, प्लस वाली। ठीक है नहीं, जैसे अगर आपको ये दिया जाए कि कोई बिंदु P है -4, -5 है, इसकी पूछा है कि x अक्ष से दूरी बताइए, तो x से आपको बताना है, y वाला लिखना है, तो यहाँ -5 है तो आपको जो दूरी लिखनी है आपको लिखना है कि 5 मात्रक। ठीक है नहीं, 5 मात्रक बताना है, और y अक्ष से दूरी होगी आपकी केवल 4 मात्रक। यहाँ साइन जो है माइनस का है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दूरी हमेशा प्लस में लेनी है। ठीक है नहीं, अब हमें क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10th क्लास में कुछ बिंदु दिए होंगे, जैसे एक बिंदु यहाँ दे दिया आपको P, और एक कोई बिंदु यहाँ दे दिया Q। ठीक है नहीं, अब हमसे इसके निर्देशांक दिए हो, जैसे सपोज ये 3, 6 हो गया, और इसके निर्देशांक आपको दे दिए कि यानी कि -4, वो 4, -5 कुछ भी दे दीजिए सपोज कीजिए, और आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। ठीक है नहीं, तो बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो हमें यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है नहीं तो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी देखिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा तो आप उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले आप नॉर्मली तरीक़ा से समझिए। जैसे बिंदु हमें दिया है P1 3, 4, और दूसरा बिंदु दिया है Q यानी कि 5, 6, कुछ भी दिया हुआ है, तो इनके जो बीच की दूरी हमें निकालनी है उसे हम लिखेंगे D बराबर, तो पहले में से पहला घटा देंगे, यानी x में से x वाला घटाना है आपको, और इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस, और y वाले में से y वाला घटाना है, दूसरे में से आपको दूसरा घटाना है। ठीक है, इस तरीक़ा से ये कितना आ गया, -2 आ गया, तो -2 का वर्ग, यहाँ कितना बचा माइनस, यहाँ भी 2 बचा, इसका वर्ग, रूट ऐसे ही चलता रहेगा। फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है नहीं, सॉल्व करने पर जो आएगा वही इनके बीच की दूरी हो जाएगी। यानी कि जनरली हम ये कह सकते हैं बच्चों, इसका जो फॉर्मूला ये होगा, जैसे पहला बिंदु है x1 y1, ठीक है, और जो दूसरा जो बिंदु है उसे हम मानते हैं x2 और y2। पहले जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक को x1 y1 मानते हैं, और जो दूसरा जो बिंदु होता है उसे मानते हैं x2 और y2। ठीक है, इनके बीच की दूरी अब ये होती है d, डिस्टेंस मतलब, तो डिस्टेंस का ये मैंने बताया पहले में से पहला घटाना है, तो x1 है, दूसरा है आपका x2, इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस अब दूसरा वाला y वाले में से y2 हटा दीजिए, पहले में से पहला घटाना है, दूसरे में से दूसरा घटाना है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, यानी कि दूरी निकालने वाला सूत्र। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार, यानी कि दूसरे में से पहला घटा दीजिए, ठीक है, इसका वर्ग कर दीजिए, और यहाँ देखिए दूसरा जो पहले वाले में से, ऐसे जो y वाले में से ये y2 में से y1 घटा देंगे,
पहले में से पहले या दूसरे में से दूसरा, इस तरीक़ा से। तो हमारा सूत्र या तो आप इसको यूज कर लीजिए या इसे यूज कर लीजिए, ठीक है ना, ये होगा। अब एक बात और, ये तो हो गया दूरी निकालने का सूत्र। अब हमें जैसे बिंदु दिए हैं x1 और y1 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है x2 और y2। हमें पूछा जाए बच्चों कि इनका मध्य बिंदु के सूत्र बताइए, मैंने मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु जो होता है मिड पॉइंट, तो x के लिए होता है बच्चों x1 प्लस x2 का हाफ, ठीक है, और y के लिए होता है कि y1 प्लस y2 बटे 2, यानी कि दोनों के पहले पहले वालों को जोड़कर आधा कर दीजिए और फिर y के लिए बाद वाले जो दोनों हैं y वाले उन्हें जोड़कर आधा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु भी हमारे इस चैप्टर में पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके अलावा और एक सूत्र और हमें यूज करना है, कौन सा वाला, कि बिंदुओं को अंत्य विभाजन, यानी कि कोई बिंदु दिए हुए हैं दो, उन्हें और अनुपात दिया है तो उन्हें किस अनुपात में मतलब विभाजित करता है, हमें वो भी बताना है, ठीक है। तो बच्चों जब आप इन सूत्रों को समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप इनके सूत्रों को सही प्रकार से समझ लें। अब देखिए हमें कोई बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु जैसे दिया है P x1 और y1 और जो दूसरा बिंदु Q हमें दिया हुआ है x2 और y2, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में, यानी कि जो अनुपात दिया है उसे हम बोलेंगे m1 और m2। तो इस अनुपात में किस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों हम सेक्शन फार्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र। तो वो क्या होता है, वो x के लिए क्या होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है x के लिए कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है x निर्देशांक निकालने के लिए। और y के लिए क्या होता है, y निर्देशांक अगर हमें निकालना है तो y के लिए सूत्र यही रहेगा, बस आपको x के स्थान पर y लिख देना है। देखिए कैसे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना, सूत्र यही है, बस x वाले में x रहेगा और y वाले में y रहेगा। और ये हमारा है अंत्य विभाजन, हमारे सिलेबस में अंत्य विभाजन ही बच्चों यहाँ पर रखा गया है। ये जो सूत्र हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे नए सिलेबस के अनुसार ही हैं, जो सिलेबस से हट गया है वो मैंने आपको यहाँ पर नहीं रखा है। तो आप इन्हीं सूत्रों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें और अगली वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।